नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत कर रहे हैं ऐश्वर्या के एजेंडा से और ऐश्वर्या के एजेंडा में जरा बात साफ साफ हो जाए। आज शुक्रवार शाम 7 बजे दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार शपथ ली देश के प्रधानमंत्री के तौर पे, तो एक बात साफ की कि मेरा यानी उनका जो प्रगति पथ है वो रुकेगा नहीं, वो थमेगा नहीं। वो किसी के लिए भी, चाहे वो उनके अपने क्यों ना हो, यानी खुद, क्योंकि विपक्ष कई बार बोल चुका है, कई बार, कि ये जो कार्य प्रणाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, इससे विपक्ष के इससे ज्यादा उनके अपने लोगों को दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। जो असूल है वो उसूल है, और जो व्यक्ति उसूल पे नहीं चल सकता वो कहीं नहीं चल सकता। अगर प्रधानमंत्री ने कहा था कि करप्शन के खिलाफ मैं अपनी जंग जारी रखूंगा, तो उनकी जंग जारी है, इररिस्पेक्टिव। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जिसने गलती की है, जिसने आपका और हमारा पैसा खाया है, वो कौन है या कितना शक्तिशाली है। आप समझिए, आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने एक अनाउंसमेंट की, और वो अनाउंसमेंट थी इमरजेंसी को लेके, संविधान को लेके, और ये बताया कि कैसे उन लोगों ने, ध्यान दीजिएगा, उन लोगों ने जो लोग संविधान की दुहाई देते रहे 24 के इलेक्शन में, जो ये दावा करते रहे कि यही तो वो नरेंद्र मोदी हैं, यही तो वो गृह मंत्री अमित शाह हैं, यही तो वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जो संविधान को तोड़ रहे हैं। कैसे उन्होंने, यानी इन विपक्ष में जो आज बैठे हैं, उन्होंने कैसे संविधान को संजोया था। एंड अंडरस्टैंड माई सिनिसिज्म व्हेन आई से दैट। कैसे संजोया था इन्होंने ना, इन्होंने तो संविधान की बहुत मर्यादा रखी थी, इन्होंने तो संविधान को बहुत इज्जत प्रदान की थी। देखिए, इलेक्शन जीतना एक बात होती है, आपके द्वार आके, आपके दरवाजे आके हाथ जोड़ के कहना कि बहन, भाई, अम्मा, दीदी, मैं अगले 5 साल जो कहोगी वो करूंगा, तुम्हारी एक कॉल पे रहूंगा, और इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वो फोन नंबर ही बदल देना, ये वो लोग हैं। इसीलिए आज गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ने एक के बाद एक, आप बात समझिए, वो जरा आप जो गैजेट है उसको जरा ऑन एयर कीजिए, वो गैजेट को आप ऑन एयर कीजिए, क्योंकि मैं जो आपसे बोलने जा रहा हूं अब, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो संविधान हत्या दिवस की बात हो रही है, बहुत लोग इस पर डिबेट, मैं कह रहा हूं, क्या है संविधान? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस इंडिया? हमारे भारत का संविधान क्या कहता है? इक्वालिटी फॉर ऑल। हमारे भारत का संविधान कहता है कि शहजाद पूनावाला, ऐश्वर्या कपूर, भाटी जी, कपूर, खान या खेडकर, तीनों बराबर हैं। ये आप समझिए मेरी बात। नाउ मूव ऑन। ये विपक्षी नेता किसी तरह से कोशिश कर रहे थे कि इस पिछले इलेक्शन में ये बात, और कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल भी हुए, क्योंकि जब हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पे जा रहे हैं तो अब जनता कह रही है कि नहीं, हमने तो इनकी बात मान ली थी जी, कि बीजेपी आ गई ना तो संविधान बदल देगी। तो उनको याद दिलाने के लिए आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कहा कि 25 जून 1975 को जो उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने डिक्टेटोरियल माइंडसेट जो दिखाया था, जो इमरजेंसी लगाई थी, देखिए इधर उधर की बात नहीं करते, जो इमरजेंसी लगाई थी उससे बड़ा घात, उससे बड़ा अटैक, उससे बड़ा नुकसान भारत के संविधान का और डेमोक्रेसी का हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। हालांकि ये मेरा पर्सनल परसेप्शन है कि ये जो आज करप्शन कर रहे हैं, ये भी उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो आज लोग करप्शन में लिप्त हैं, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नेता हो या कोई और व्यक्ति, वो उतना ही नुकसान पहुंचा रहे हैं संविधान को,
जितना कि इमरजेंसी ने पहुंचाया। संविधान किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का नहीं, 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का है और सबके लिए सर्वोपरि है। इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं, आई एम विद हिम व्हेन ही सेज दिस, कि करप्शन तो नहीं करने दूंगा, खाने तो नहीं दूंगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, खाने नहीं दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं, जितना बड़ा घात इमरजेंसी ने संविधान पे किया, उतना ही बड़ा घात ये करप्शन करता है। उतना ही बड़ा घात तब होता है जब हम देखते हैं कि नीट की परीक्षा में धांधली होती है। उतना ही बड़ा घात तब होता है जब हम देखते हैं, जब पता चलता है वो आईएएस अफसर जिसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, वो आईएएस अफसर जिसके ऊपर पूरा जिला, एक जिले में कितने करोड़ों लोग, ये भारत है, अमेरिका नहीं। अमेरिका की तो जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा यहां भारत में रील बनाते हैं। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है, 38 करोड़ तो कल मैं डिबेट कर रहा था इसी पे, भारत में रील बना देते हैं एक दिन में। ऐसे देश में अगर कोई ऐसी आईपीएस अफसर आ जाए जो कहती है अपनी गाड़ी में मैं ये करूंगी, और वो प्रधानमंत्री का नियम था, वो प्रधानमंत्री का अटैक था ऑन दिस वीवीआईपी कल्चर, उसके बाद भी किसी की हिम्मत हो जाए, पता लगे उन्होंने यूपीएससी एग्जाम में गलत कागज दिए, ये सारी बातें उतना ही नुकसानदेह हैं हमारी डेमोक्रेसी के लिए, हमारे देश के लिए, जितना कि इमरजेंसी थी। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद जी हैं। मेरे साथ स्टूडियो में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व पत्रकार हैं, राजकुमार भाटी जी हैं। मेरे साथ अजय वर्मा जी हैं, ऐप से जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में नहीं हैं। हर्षवर्धन जी मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। संजय मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा जुड़े हुए हैं। मैं पहले राजनेताओं के अलावा, मैं पहले सिर्फ 3 लोगों के पास जा रहा हूं। हाँ, सिर्फ इन्हीं 4 लोगों को रखिए। मैं पहले शहजाद जी आपके पास नहीं, भाटी जी आपके पास नहीं, अजय वर्मा जी आपके पास नहीं, मैं पहले हर्षवर्धन जी के पास जा रहा हूं, शहजाद फॉर अ चेंज टुडे, और उसके बाद आ रहा हूं। हर्षवर्धन जी, ये मेरा मानना है, जितना नुकसान इमरजेंसी ने भारत की डेमोक्रेसी और संविधान को पहुंचाया, उतना ही नुकसान ये करप्शन पहुंचा रहा है, उतना ही नुकसान ये अफसर पहुंचा रहे हैं, उतना ही नुकसान वो लोग पहुंचा रहे हैं जो संविधान को उसके मूलभूत में इनकलकेट नहीं करते। समय बदलता है, लोग चोरी करने का भी तरीका बदलते हैं। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था एक खास नेता के बारे में कि ये स्मार्ट चोर हैं, इनको एग्जैक्टली पता है कैसे चोरी करनी है। सो पीपल ऑल्सो इवॉल्व विद इवॉल्विंग टाइम। ये करप्शन उतना ही हमको नुकसान पहुंचा रहा है एक देश की तरह। हर्षवर्धन जी 60-40। थैंक यू। शहजाद जी आ रहा हूं उसके बाद। नहीं, निश्चित तौर पर ऐश्वर्य जी और मुझे लगता है कि संविधान दिवस, संविधान हत्या दिवस, ये दोनों ही चीजें भारत की संविधान के प्रति जो आस्था है वो दिखाती है। और जब उसमें इस तरह के मामले आते हैं, जो एक श्रेणी अधिकारी है और वो आती है, उसको कमरा चाहिए, उसको ऑडी चाहिए, ऑडी पे लाल बत्ती चाहिए, और उसका जो अपना परिवार है वो परिवार भी इन्फ्लुएंशियल है, पैसे की कमी नहीं है, इसमें कोई किसी के पास पैसे हो, इन्फ्लुएंशियल हो, उसकी दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरह की मानसिकता से वो ग्रसित, और पर सवाल देखिए, सिस्टम की बात करें, गड़बड़ हो रहा है सर, ठीक कर रहा हूं। ये जो डायरेक्ट ऑडियो होता है, मेरा आपसे निवेदन है सर, अगर एक आप टेलीफोन लाइन और दे दें तो आपका ऑडियो अलग से पैच कर देगी मेरी टीम। मैं अपनी इनपुट टीम से ऑन एयर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हर्षवर्धन जी का ऑडियो दोबारा पैच कर दीजिए। हर्षवर्धन जी, आपके ऑडियो में दिक्कत हो रही है सर। शहजाद, भाटी जी, शहजाद जी, अजय जी। भाटी जी, आप मुझे बताइए, आपको नहीं लगता? उसके बाद फिर मैं सत्ता पक्ष से जवाब लूंगा। आपको नहीं लगता कि करप्शन उतना ही नुकसानदायक है जितना कि इमरजेंसी थी? आप तो उस समय पत्रकार रहे थे, या क्या आप भी छात्र थे? नहीं, 1975 में तो मैं कक्षा 5-6 में। बताओ फिर, आप भी ज्यादा बूढ़े नहीं लगे हो? ज्यादा बूढ़े हो? 5-6 में पढ़ता था। मैं समझ गया सर, समझ गया सर। और लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बीमारी है सर। और अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो ये देश इतना शानदार देश है और ये देश इतना संपन्न देश है। मैं तो किसी अंग्रेजी विद्वान ने भारत के बारे में कहा था, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, कि भारत एक संपन्न देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। तो भारत में इतने संसाधन हैं लेकिन उनका बंटवारा ठीक नहीं है। अभी रिपोर्ट आई है
ऊपर के 1% लोग 22% प्रॉपर्टी के मालिक हैं और ऊपर के 10% लोग 58% प्रॉपर्टी के मालिक हैं और नीचे के 50% लोगों के पास केवल 15% प्रॉपर्टी है। ये जो इनइक्वलिटी है, ये जो असमानता है, भारत में संपत्ति की धन की कमी नहीं है, संसाधनों की कमी नहीं है, उनका बंटवारे में असमानता है और वो हर चीज़ में, वो सत्ता में, सम्मान में, संपत्ति में, अवसरों में, हर चीज़ में भेदभाव है। ये भेदभाव अगर ख़त्म हो जाए, और मैं उसके लिए मैं ऐसे मौक़ों पे पार्टी और दलगत बातें नहीं करता हूँ, मैं इसके लिए किसी एक पार्टी या एक व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराता। उसमें हम आप सब, वो एक शेर है नहीं उर्दू का कि इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं, आदमी या तो जमानत पर रिहा है या फरार। इसमें हम सब जिम्मेदार हैं, हमको कुछ व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। और ये जो अभी आईएएस का मैटर उठा रहे थे आप, सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत आईएएस के चयन की और आईएएस की ट्रेनिंग में परिवर्तन लाने की, क्योंकि इस देश को आईएएस ही चलाते हैं। नेता तो बदनाम बाकी हैं, पावर हाथ में होती है आईएएस के। इमरजेंसी पे कुछ नहीं अगर नेता नहीं, इमरजेंसी पे तो मैं इमरजेंसी बुलवाना चाह रहे थे, पहले आप उसी पर चर्चा कर रहे थे। नहीं, इमरजेंसी पे तो हम हमेशा कहते रहे, लगातार कहते रहे। 1975 में कांग्रेस सरकार द्वारा जो देश पर आपातकाल थोपा गया था, वो देश के लोकतांत्रिक इतिहास पर एक काला धब्बा है। उसका उस समय भी हमारे पूर्वजों ने पुरजोर विरोध किया था, हम तो बच्चे थे। लेकिन जिस पार्टी में हम हैं या जिस विचारधारा में हमें, हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी रहे हों या और दूसरे नेता रहे हों, वो सब जेलों में थे उस समय। लेकिन इतना जरूर है कि तानाशाही के साथ हैं आज जी, अभी आप कांग्रेस के साथ हैं आज? नहीं, कांग्रेस उस समय उस इमरजेंसी का आज की कांग्रेस भी समर्थन नहीं करती। कांग्रेस ने उसे अपनी गलती माना है। कांग्रेस ने तो और अगर किसी का हृदय परिवर्तन हो जाए, समय की नीड थी और नीड ऑफ द, अब आप देखिए, अब राजनीतिक बात शुरू होगी, अब आपने शुरू की है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो घोषित आपातकाल था, आज अघोषित आपातकाल है। आज कौन से आपातकाल की कमी है? अभी शहजाद सुन रहे हैं ना आप? हेमंत सोरेन के बेल ऑर्डर में हाई कोर्ट ने क्या कहा, आप उसे पढ़ लीजिए। हेमंत सोरेन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई जरूरत नहीं थी गिरफ्तारी की। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को 5 महीने तक अवैध रूप से जेल के अंदर रखा गया। इससे बड़ा आपातकाल और क्या होगा? लगातार विपक्षी दलों को कमजोर करने के लिए मुख्य विपक्षी दल के खाते सीज कर दिए गए, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ जांच बैठा दी गई, लोगों को डरा धमका के चुनाव के समय पे चुनाव को प्रभावित किया गया। तो इससे बड़ा आपातकाल क्या होगा? ये भी तो आपातकाल है। शहजाद, समाजवादी पार्टी कह रही है कि भाई हम उस समय के आपातकाल के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन आज भी तो अघोषित आपातकाल है, ये इनका एलिगेशन है। हर्षवर्धन जी, आपका ऑडियो ठीक हो गया। अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। जी शहजाद जवाब दें। ऐश्वर्या, आज मुझे थोड़ा सा समय ज्यादा दीजिए। जिस प्रकार से आज राजकुमार भाटी जी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के योगदान को नकारा है, मतलब कि जिस समय पर पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था, जिस समय पर नसबंदियां कराई गई थी, मानव अधिकारों को कुचला गया था, सुप्रीम कोर्ट को कमिटेड जुडिशरी बनाया था, मीडिया पर प्रतिबंध डाला गया था, ऐसे कालखंड की तुलना जिसमें 19 महीने नेताजी स्वयं जेल में रहे, डीएमके के एक नेता की मृत्यु हो गई स्टालिन साहब को बचाने में, लालू जी ने बेटी का नाम मीसा रखा, उसकी तुलना आज से की जा रही है। 2 तस्वीरें दिखाता हूं मैं आपको। एक थी राजनाथ जी की वो तस्वीर की मां की अंत्येष्टि के लिए इमरजेंसी में जो राजनाथ सिंह अपनी मां की अंत्येष्टि में नहीं जा सके, और आज जिसको ये अघोषित आपातकाल बोल रहे भाटी जी, उस समय पर कोर्ट ने एक नहीं 2 बार अंतरिम राहत उन लोगों को दी है जिसके खिलाफ प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार के सबूत उसको मिले हैं। आज 2 दृश्य देखिए कि लोकसभा। शहजाद का ऑडियो अचानक फ्रीज हो गया। आई एम वेटिंग फॉर 3 सेकेंड्स, अगर दोबारा आता है तो कैन आई बी ऑन एयर राइट नाउ? शहजाद, आपका ऑडियो फ्रीज हो गया, आई होप जल्दी ठीक हो जाएगा। हर्षवर्धन जी, आपका ऑडियो अब ठीक हो गया। मैं ये कह रहा हूं, ये करप्शन भी उतना ही नुकसानदायक है, ये इस तरह के आईएएस अफसर उतने ही नुकसानदायक है जितना कि इमरजेंसी था। हर्षवर्धन जी, आप अपनी बात कर रहे थे शुरुआत में। जी देखिए, बिल्कुल सर जी, और अच्छा हुआ कि मुझसे पहले ऑडियो नहीं रहा, भाटी जी की बात पूरी हो गई। देखिए, भाटी जी ने सारी बातें सही कही और मैं इनसे 100% सहमत हूं कि ये जो बीमारी है ये कोई आज की सत्ता या एक सत्ता की नहीं है। संविधान हत्या दिवस और संविधान दिवस, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी की इसी सरकार ने बनाए, इसको समझिए आप। संविधान दिवस और संविधान हत्या दिवस दोनों मनाना, इसका सीधा सा मतलब है
भारत के लोगों का लोकतंत्र में जो भरोसा है। जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो हमारी संविधान सभा बैठी थी, जो करीब करीब 2 साल से अधिक समय तक बैठी, जिसकी वजह से हम गणतंत्र बन गए, जिसने दुनिया भर के अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया। बाबा साहब अम्बेडकर उस ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन थे, उसमें ढेर सारे सदस्यों ने, विद्वान सदस्यों ने मिलकर तय किया कि हमारा देश कैसे चलेगा। और उस संविधान को संविधान दिवस के तौर पर इसी नरेंद्र मोदी की सरकार ने मनाया। फिर संविधान हत्या दिवस अगर आज घोषित हुआ, क्यों घोषित हुआ? क्योंकि आज तो सबको ये स्वीकार करना चाहिए। और मैं ये मानता हूं, ठीक है, आज भले भाटी जी खड़े हों कांग्रेस के साथ या दूसरे लोग खड़े हों, राहुल गांधी भी तो जय संविधान कर रहे हैं ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस समय अघोषित आपातकाल है, तो क्या अघोषित आपातकाल में कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ सकती थी? क्या इस अघोषित आपातकाल में यह संभव होता कि एक जगह केजरीवाल और कांग्रेस साथ साथ लड़ते हैं, एक जगह अलग अलग लड़ते हैं, और दोनों जगह के परिणाम आप देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 7 जीत जाती है, पंजाब में उसका क्या हाल हुआ? ये कोई छिपी हुई बात नहीं। अगर ये अघोषित आपातकाल होता तो क्या अयोध्या में अवधेश प्रसाद जीतकर सांसद बन गए होते? अगर ये अघोषित आपातकाल होता तो क्या आज राहुल गांधी जिस तरह से जय संविधान कहते हैं वो संसद चल रही होती? तो मुझे लगता है कि ये अघोषित कह के घोषित आपातकाल से तुलना करना, एक तो ये गलत है। अब उससे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर की अभी आपने फोटो दिखाई, उसके विजुअल चल रहे हैं कि वो ऑडी पे लाल बत्ती लगा के घूम रही। लाल बत्ती का प्रचलन खत्म हो गया। इस सरकार ने लाल फीताशाही और लाल बत्ती पर लगाम लगाने की कोशिश की, हालांकि अभी भी बहुत कुछ है। उसने और उसके परिवार के जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं, जिस तरह के अत्याचार, जिस तरह की वसूली, ज्वेलरी के यहाँ गए तो कहा पैसा मत लेना, दूसरे को कहा, डीएसपी को कहा कि इस मामले में इसे छोड़ दो। मुझे लगता है वो गंभीर मसला है। और वो सवाल कहां जाता है? वो सवाल जाता है कि महाराष्ट्र सरकार में जो भी लोग हैं उसके अधिकारी, उन्होंने उसको ऊपर लगाम लगाई क्या? उसके ऊपर सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, वाशिम शायद अब उसको भेज दिया गया है, उसके ऊपर क्या एफआईआर दर्ज हुई क्या? और इस तरह का जो कहते हैं कृत्य करने की कोशिश अगर आईएएस ऑफिसर्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि इस देश की पूरी सिविल सर्विस व्यवस्था को नए सिरे से बदलने की जरूरत है। अंग्रेजों के बनाए हुए ये इंडियन सिविल सर्विस को इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कर देने से बात नहीं बन रही है। लवासना मसूरी का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बदलिए, आईएएस का मानस बदलिए। ये जनसेवक नहीं है, ये जनता को परेशान करने वाला नहीं, क्योंकि इंप्लीमेंट तो यही करते हैं। लेकिन शहजाद वापस आ गए। शहजाद, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मैं सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, आप शुरू कर लीजिए। 5 कांग्रेस एमएलएज महाराष्ट्र में अजीत पवार के फैक्शन के लिए उन्होंने वोट किया है। एनडीए को 9 की 9 सीटें मिल गई हैं। इट्स अ बिग लॉस फॉर द एमवीए इन द एमएलसी इलेक्शंस इन महाराष्ट्र। 7 कांग्रेस एमएलएज ने क्रॉस वोट कराए और महायुति और महाराष्ट्र एमएलसी को किया। ये बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। हालांकि यहां शहजाद अपनी बात पूरी कर रहे थे, ब्रेकिंग न्यूज आ रही थी बीच में। शहजाद, अब देखिए, अगर मैं राजकुमार भाटी जी की तरह बोलूंगा तो बोलेंगे देखिए महाराष्ट्र में भी लोकतंत्र समाप्त हो गया, परंतु तेलंगाना में जब बीआरएस के 7 विधायक ये कांग्रेस पार्टी अपने में ले लेती है तब वो लोकतंत्र बहाल हो जाता है। अब देखिए 2 तस्वीरें जो सामने उभर कर आई है। लोकसभा में जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष ने सांसदों को उकसाया कि शोर प्रधानमंत्री के स्पीच के दौरान करे, और दूसरी तस्वीर जहां 65 तमिलनाडु के दलित मारे गए, वहां पर नेता प्रतिपक्ष बोलना चाह रहे थे तो पूरे सदन के सत्र के लिए उनको बाहर कर दिया गया। वहां पर भारती जी को एक भी बार लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया। चोपड़ा की उत्तर दिनाजपुर की घटना जहां पर महिला को सरेआम तालिबानी स्टाइल में पीटा गया और फिर वहां के विधायक ने उसको जस्टिफाई किया, तृणमूल कांग्रेस ने जस्टिफाई किया, संदेश खाली को जस्टिफाई किया, वहां पर भी लोकतंत्र उनको खतरे में नजर नहीं आया। तेलंगाना से लेकर कर्नाटका तक किस प्रकार से एफआईआर कर दी गई है सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट पर सच बोलने के लिए, वहां पर उनको लोकतंत्र खतरे में नजर नहीं आया। कर्नाटका की पुलिस उत्तर प्रदेश में अजीत भारती को गिरफ्तार करने आ गई, वहां पर लोकतंत्र खत्म नजर हुआ नहीं आया। परंतु लोकतंत्र खत्म कहां हो रहा है? जहां पर 5 से लेकर 10 बजे तक रात को आप हर रोज प्रधानमंत्री को तानाशाही बोलते हैं, परंतु वहां पर तानाशाही आपको नजर आती है। दूसरी बात देखिए, ये इमरजेंसी के मूवमेंट से जो भी लोग निकले वो सारे लोग आज कोई ना कोई भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए, नीतीश जी को छोड़ दे अगर, तो नीतीश जी के अलावा बाकी सारे लोग किसी ना किसी भ्रष्टाचार के मामले में, चाहे वो बड़े नेता हो लालू प्रसाद यादव, चाहे वो बड़े नेता हो समाजवादी पार्टी के, सभी लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप है। और आज इसीलिए कर्नाटका में मूडा का 5,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, उसमें दलितों की, एससी एसटी ओबीसी समाज की जमीन ले ली गई है, मुख्यमंत्री की बीवी को जमीन दे दी गई है, उस पर राजकुमार फिर से सीज होगा। ये आपका
आज लिंक बहुत गड़बड़ हो रहा है। आप 10 सेकंड ये आपका जो डिजिटल लिंक है ये बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। शहजाद आज बोलते बोलते हो जाता है। शहजाद जी, भाटी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि शहजाद संजय जी को भी लाइए, अजय जी को भी लाइए। शहजाद पूनावाला अपनी पार्टी के वकालत में इतने आगे बढ़ जाते हैं, इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि कुछ भी अपने लोगों के खिलाफ भी बोल जाते हैं। अरे इमरजेंसी में आप जिस पार्टी में मौजूदा समय में हैं उसके नेता भी जेल में थे, तो वो सब भ्रष्ट हो गए। कह रहे हैं इमरजेंसी में जो नेता कांग्रेस के विरोध में थे वो सब भ्रष्ट हो गए। और आप इतने अनर्गल आरोप लगाते हो। समाजवादी पार्टी के किसी बड़े नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं रहा, ना माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर रहा, ना वर्तमान में अखिलेश यादव जी हैं उनके ऊपर रहा। कोई छोटा मोटा कोई एक आध विधायक सिधायक कहीं किसी मामले में फंसा होगा। भारतीय जनता पार्टी के तो दर्जनों लोग हैं जिनके ऊपर आरोप है। और भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया इस देश में, जितने भ्रष्टाचारी सब पार्टियों में थे सब इकट्ठे कर करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। शहजाद का यूनिट ठीक हो गया? मैं बस ये कह रहा हूं, नो वन इज मैनिपुलेटिंग। शहजाद आपका पॉइंट, अब अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद बोलिए। नहीं, मुझे अपनी बात देखिए, ऐसा है ऐश्वर्या, मैं तो आपके यूनिट पे बैठा हूं, ये तो मेरा कोई लिंक नहीं है कि आप मुझे दोष दे सकते हैं। अरे मैं किसी को दोष थोड़ी दे रहा हूं भाई, मेरी बातों आपको कौन दोष दे रहा है? मैं कह रहा हूं लिंक अब डिजिटल लिंक खराब हो गया तो इसमें आपको क्या, मेरा क्या? जिस प्रकार से मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ करिए। भाटी जी, आपने शायद सुना नहीं, मैंने कहा समाजवादी पृष्ठभूमि के जो नेता इमरजेंसी की लड़ाई में शामिल थे, अडवाणी जी समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता नहीं थे, भाजपा के नेता समाजवादी पृष्ठभूमि के नहीं थे, पर आपको वही सुनना है जो आपको सुनना है। नहीं, ऐसा नहीं कहा था आपने वैसे, पर चलो ठीक है, दलितों को ठगा गया वो नहीं दिखता। अरे सुन लीजिए भाई साहब, मेरी बात सुन लीजिए। इसीलिए आपको वाल्मीकि ट्राइबल कॉर्पोरेशन का स्कैम, जिसमें कि एक अफसर ने आत्महत्या की, मंत्री का नाम लिया है, उस पर एक शब्द नहीं बोलते। 65 दलितों की हत्या तमिलनाडु में, उस पर एक शब्द आप नहीं बोलते। और कांग्रेस ने इमरजेंसी को गलती नहीं माना है। आज भी कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है संविधान हत्या दिवस का। जयराम रमेश का ट्वीट है, और स्वयं अजय वर्मा जो इस पैनल पे बैठे हैं, उन्होंने बोला वक्त की जरूरत थी इमरजेंसी, पिछले शो में बोला था। इसीलिए आज राजकुमार भाटी जी बिना मैनिपुलेट करे बताएं कि क्या कांग्रेस के स्टैंड के साथ आप हैं या खिलाफ है? ये संविधान हत्या दिवस नाम देना भारतीय जनता पार्टी के मानसिक दिवालियेपन का प्रतीक है। अगर भारतीय जनता पार्टी को मनाना तो संविधान रक्षा दिवस भी मना सकती थी। संविधान हत्या दिवस कितना खराब नाम दिया है। भारत का हर नागरिक अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। संविधान हत्या दिवस, इतनी समझ है बस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। कोई अच्छा नाम दे देते इस दिवस को, अगर दिवस ही मनाना है तो। लोकतंत्र रक्षा दिवस, संविधान रक्षा दिवस, मानव अधिकार रक्षा दिवस, जनाधिकार रक्षा दिवस, आपके पास अच्छे नामों की कमी पड़ गई। अजय वर्मा जी, आपको पता है? नहीं, मैं आ रहा हूं शहजाद, आ रहा हूं, एक सेकंड। अजय वर्मा जी बोले नहीं अभी तक, कांग्रेस बोले नहीं, फिर मैं आ रहा हूं। शहजाद कमिंग बैक टू यू। क्या हो भाई शहजाद का ऑडियो क्या हो गया? बोलिए अजय जी। थोड़ी देर पहले शहजाद को भी रखिए होने। एक किताब लेके बात। अब आपका ऑडियो कहाँ गया अजय जी? आज मौसम तो ठीक है, मौसम तो ठीक है, ऑडियो कहाँ लगा रखा है आपने? गाने तो नहीं सुन रहे? हाँ। क्या हुआ अजय जी? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं, अब आ रही है, बोलिए सर। थोड़ी देर पहले एक के बाँचने बैठ गए थे, झूठ की किताब, हिटलर की किताब थी ना, ऑडियो ठीक करने की कोशिश कीजिए। एक किताब है झूठ की किताब। 35,000 करोड़ का माइनिंग घोटाला कर्नाटक में नहीं दिखता। येदुरप्पा साहब का घोटाला जिसकी वजह से मुख्यमंत्री पद से हटाए, इन्हें वो नहीं दिखता। इन्हें मामा शिवराज का घोटाला, व्यापम घोटाला नहीं दिखता। इन्हें मोरवी के 100 से ज्यादा लोग जिनकी मौत हो गई उस आदमी को जिसे अनुभव नहीं था ठेका देने में, क्योंकि खास था वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का, इन्हें वो नहीं दिखता। इन्हें उत्तर प्रदेश के 121 से ज्यादा लोग मर गए बाबा की भगदड़ में, मुख्यमंत्री फेलियर है, वो नहीं दिखता। इनको हिंदुस्तान में जो घोटाला हुआ है चंदा दो धंधा लो का, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड घोटाला, इसमें देश भर के अपराधियों को चंदा लेके इन्होंने पैसे ले लेकर उनको जेल से बाहर निकाल दिया, इन्हें वो नहीं दिखता। इन्हें रमन सिंह का खाद्यान्न घोटाला नहीं दिखता। इन्हें आसाम के मुख्यमंत्री का पानी घोटाला नहीं दिखता। इन्हें शुभेंदु अधिकारी का जो घोटाला है वो नहीं दिखता। और 75,000 करोड़ के घोटाले के अजीत पवार साहब को इन्होंने अपने यहाँ ले लिया।
इन्हें वो घोटाला नहीं दिखता। और रहा सवाल किसी चीज का, मैं फिर कह रहा हूं, हेलो मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बाबूलंद आ रही है, लेकिन अभी भी कहना है एवरीवन ऑन एयर राइट नाउ प्लीज। और मैं ये बात पूछ रहा हूं हर्षवर्धन जी से भी और भाटी जी से भी और शहजाद से भी। शहजाद का लिंक फिर चला गया। शहजाद फाइनल 10 सेकंड, आई कैन नॉट सी शहजाद, मैं आपको 10 नहीं 30 सेकंड दे रहा हूं। आप मुझे बताइए, मेरे को लगता है हर्षवर्धन जी, जितना नुकसानदायक इमरजेंसी थी और आज सरकार उसके खिलाफ कर रही है, ठीक है, लेकिन सरकार को यह भी देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में भारत का भविष्य संवारने के लिए 6 लाख से ज्यादा टीचर्स हैं, लेकिन जब डिजिटल एनरोलमेंट होता है या अटेंडेंस होती है तो कुछ 6,000 या कई किसी दिन तो सिर्फ 800, 900, 1000 अटेंडेंस होता है। 6 लाख टीचर हैं और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का, क्योंकि डेटा मेरे पास लास्ट मिनट पे आया। और प्रदेशों में भी यही हालत है, मध्य प्रदेश में यह है, महाराष्ट्र में यह है, बिहार में यह है। भारत का भविष्य कैसे संवरेगा? और उसके बाद ये ऐसी आईएएस अफसर, किसी ने गलत सर्टिफिकेट दिया, अब तो मुझे डाउट होने लगा। हम अगर कोई हर्षवर्धन जी किसी आईएएस अफसर से मिलते हैं तो वी फील प्राउड कि भैया बहुत समझदार व्यक्ति होगा, नहीं हर्षवर्धन जी? कई बार जाते हैं, अच्छा आप कौन से बैच के हैं, अच्छा आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग कौन सी है, पूछते हैं ना सर। अच्छा कौन से सब्जेक्ट थे, कम से कम मैं पूछता हूं सर कि भाई कौन सा सब्जेक्ट था, क्या था, कहां से किया, कैसे हुआ। सर अब इसके बाद तो मेरे को शक होने लगा, जैसे नीट के एग्जाम के बाद मेरे को डॉक्टरों पर शक होने लगा। मैंने अपने 2-4 दोस्तों को फोन किया, मेरे साथ स्कूल के पढ़े हुए हैं, डॉक्टर है वो, MD MBBS है। मैंने कहा भाई तू बता दे, तू तो सर्टिफाइड झोला छाप नहीं है ना, तेरे पास तो सही डिग्री है। अरे बोला कैसी बात कर रहा है सर? जब ऐसी चीजें हो जाती हैं, कोई फेक डिग्री लगा रहा है यूपीएससी के एग्जाम में, तो ये कैसे भारत का भविष्य संवारेंगे? टीचर आ नहीं रहे, कैसे भारत का भविष्य संवरेगा? ये राजनेता अपने में लगे हुए हैं, तू सही मैं सही, देश का भविष्य कौन देख रहा है? करप्शन रैंपेंट हो रहा है। मेरा नहीं सुना। देखिए मुश्किल यही है ऐश्वर्य जी कि ज्यादातर इस तरह की घटनाओं पर चर्चा तब होती है जब वो एकदम से सामने खुलकर आ जाता है। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि आईएएस से लेकर, और बड़ा अच्छा आपने उदाहरण दिया। मैं तो आश्चर्य में हूं कि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षक हड़ताल पर हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं हम डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। एक समय में तो लगा कि शायद योगी आदित्यनाथ सरकार को पीछे हटना पड़ा। आज खबर जो आई तो मुझे अच्छा लगा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने कहा कि नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे। दुर्भाग्य देखिए कि इसमें अखिलेश यादव जी को भी साथ में आना चाहिए, कहना चाहिए था कि हाँ ठीक है ये तो जरूरी है। अगर कोई मुश्किल है, जैसे मैं बार बार कहता हूं, मुझे नहीं समझ में आता कि प्राथमिक शिक्षक को बहुत दूर भेजने का क्या मतलब है। वो उनका भी पक्ष सही है, अगर वो कहीं गए, कहीं ज्यादा दूर उनकी नियुक्ति की गई, वो कौन सा ऐसा प्रशासनिक अधिकार है उनके पास कि उनको 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर, अब उसके आगे की बात। अगर मान लीजिए कहीं आपकी नियुक्ति हो ही गई, सरकारी नियुक्ति के लिए आप परेशान रहते हैं, और जब आप प्राथमिक शिक्षक हो गए तो आप अपना परिवार लेके वहां क्यों नहीं जा सकते? तो मुझे लगता है कि जो कमियां हैं उसकी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जब डिजिटल अटेंडेंस से किसी को दिक्कत होती है तो इसका सीधा सा मतलब वो कुछ और करना चाह रहे हैं, वो शायद शिक्षक के तौर पर जो भूमिका निभानी है उससे बचना चाह रहे हैं। और दुर्भाग्य कि विपक्षी पार्टी वो राजनीति में खड़ी हो जाती है। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार सिर्फ एक तरह का नहीं है, नाना प्रकार के भ्रष्टाचार है, और हम अपने सामाजिक जीवन में उस पर चर्चा नहीं करते हैं। नेता लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब अपने पे आता है तो कहते हैं चलो ठीक है यार, अभी राजनीति में लाभ मिल रहा है, चलो इसमें कर लेते हैं, इतने शिक्षक है हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे। उनकी गलत मांग भी हम मान लेंगे, और यहीं पर जाकर वो मुश्किल खड़ी होती है जिसको हम कहते हैं विशियस साइकिल शुरू हो जाता है, और वो विशियस साइकिल समाज के हर क्षेत्र में हमारा नुकसान कर रहा है। भाटी जी प्लीज बताइए। इसमें हर्षवर्धन जी और सरकार को 2 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो ये कि आप डिजिटल अटेंडेंस शुरू कीजिए, लेकिन पहले शुरुआत आईएएस IPS से कीजिए, बड़े अधिकारियों से कीजिए। अधिकारी तो आते हैं 12-12 बजे अपने दफ्तर में, BS से तो आएगा 12 बजे, और टीचर को टाइम पर पहुंचना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने टीचर्स के ऊपर जितने बोझ लाद रखे हैं कि जनगणना भी टीचर को ही करनी है, मतदान भी टीचर को ही कराना है, रसोई में खाना भी टीचर को ही तैयार कराना है, अगर आपके और कोई कार्यक्रम होने आप सत्ता में थे तो आपने क्या चेंज किया? टीचर ही करेंगे। देखिए नहीं, मैं उससे पूछ रहा हूं। तीसरी बात, टीचर आप बाकी सरकारी कर्मचारियों को आवास देते हैं उनके कार्यस्थल के नजदीक। टीचर्स के लिए या तो आवास की व्यवस्था कीजिए, या उनके लिए यातायात की व्यवस्था कीजिए, या उनकी पोस्टिंग कम से कम उनके आवास से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर कीजिए। 50-50 किलोमीटर दूर सार्वजनिक वाहन में लद के, बसों में लद के टीचर
और अन्य कामों को करते हुए उन्हें उत्पीड़ित करना। टीचर समाज का सबसे सम्मानित प्राणी होता है, सबसे जिम्मेदार आदमी होता है, उसके भावनाओं का भी ध्यान करिए। हम व्यवस्था सुधारने का विरोध नहीं कर रहे, न करेंगे। हमने टीचर्स की जेन्युइन बात थी उसका समर्थन किया है। क्या आप अध्यापकों पर विश्वास करना भी सीखिए। नहीं, मैं मना नहीं कर रहा हूं उसको, टीचर्स बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इससे भी नहीं कर रहा हूं। अभी वो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू, वो है, पुरानी हमारी संस्कृति है। कौन मना कर देगा इसमें से, आप बोलिए? हर्षवर्धन जी मना कर देंगे। शहजाद का लिंक दोबारा मैं स्काइप पे जोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपनी टीम से। ऋषि मिश्रा मुझे बताइए, संजय मिश्रा जी आप बता दीजिए। पर ये बात सिर्फ टीचर्स की नहीं है, ये बात उस आईएएस से, ये पूरे मैं सिस्टम की बात कर रहा हूं। देखिए, डॉक्टर, टीचर, ये आईएएस आईपीएस, ये वो पिलर्स हैं, ये वो पिलर्स हैं जो इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सिस्टम, आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका सोशल सिस्टम। आप समझिए, नीट से डॉक्टर्स का सब दिख रहा है क्या हो रहा है, ये सब, ये जो यूपीएससी में क्या हो रहा है ये दिख रहा है। कोई कागज लगा दे रहा है। आप सोचिए, जिसके पास 44 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कई 100 एकड़ लैंड है, वो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट कहां से आ रहा है और कोई चेक नहीं हो रहा है? हर्षवर्धन जी, सवाल है कि नहीं है? टीचर्स के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो कौन देखेगा? देखना पड़ेगा सबको, क्योंकि इससे देश को नुकसान होगा, आने वाले 10 सालों को नुकसान होगा। संजय जी, आपका व्यू पॉइंट, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज शहजाद को जोड़िए। संजय जी बोलिए। संजय जी बोलो। जी ईश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पास आने के लिए। हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि जब से मैं आपके डिबेट देख रहा हूँ, जिसमें आपातकाल से लेकर और शिक्षा पद्धति से लेकर हर चीज़ों पे बात हुई है, और आपके जितने भी विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो आज भी केंद्र में जो 10 साल से सत्ता में बैठी हुई सरकार है, जो तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, उससे सवाल पूछने के बजाय आज भी विपक्ष पे सवाल कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में 2 बार से अखिलेश यादव जी बाहर हैं, लेकिन हमारे त्रिपाठी जी को सवाल किस पे उठाना? अखिलेश यादव पे और समाजवादी पार्टी पे उठाना है। इसी तरीके से देश में नेहरू को कोसते ये 10 सालों में सत्ता चलाई, और तीसरी बार भी ये सरकार नेहरू के नाम पर चलाना चाहते हैं। तो मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नेहरू जी ने 15-16 साल शासन किए, इंदिरा जी ने भी तकरीबन देश में 15-16 साल शासन की। उनसे सवाल पूछे जाएंगे 75 साल बाद, 70 साल बाद। लेकिन आज के डेट में, आज की जो स्थिति है, आज की जो मांग है, आज के वर्तमान सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जबकि तीसरी बार की सरकार हो गई। इनकी कोई जिम्मेदारी है? इनकी कोई नैतिकता है इस सरकार के पास? और सबसे अहम सवाल, ऐश्वर्या जी, ये सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं, ये तो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आप देख लीजिए, इनके प्रवक्ता बार बार ये जा रहे हैं। आपसे सवाल ये है मेरा कि प्रधानमंत्री जी का वो स्पीच बता दीजिए जो पिछले 11 सालों में 5 मिनट कभी प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा पे बात की हो, स्वास्थ्य पे बात किया हो, बेरोजगारी पे बात की हो, और महंगाई पे बात की हो। परीक्षा पे चर्चा हो गई, आप कह रहे हैं शिक्षा पे, जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। ये आप पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स की बात नहीं, हर्षवर्धन जी, बात यहाँ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स की बात नहीं है कि अगर राहुल गांधी जी ने बात की तो क्या बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मिनट किस पे बात की, 15 मिनट अब उस पे बीजेपी। अभी भाई शहजाद को प्लीज जोड़ेंगे आप स्काइप पे या किसी पे। हर्षवर्धन जी, मैं कह रहा हूं, अब वो बोलेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भैया शिक्षा पे तो चर्चा की है, परीक्षा पे चर्चा की है, मैं उस बात पे नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं सर, इंप्लीमेंटेशन क्या हो रहा है? टीचर्स 6 लाख हैं, जा रही हैं 6000, इसका मतलब बाकी सारे बच्चे बिना टीचर के पढ़ रहे हैं ना, इंप्लीमेंटेशन तो पढ़ रहे हैं ना। वही बच्चे आगे जाके कहते क्या करें, तो कौन देखेगा? पैसे का जुगाड़ करो, कोई नीट में दे देगा, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है वो। अब तो मेरे को डाउट होने लगा छोटी परीक्षाओं को लेके भी, और ये एट लार्ज है, ये मेरा सिर्फ पर्सनल नहीं है, ज्यादातर लोगों को हो रहा है हर्षवर्धन जी, कि यार जब नीट जैसी परीक्षा में, जिसके ऊपर इतने चेक्स होते हैं, इतने काउंटर्स होते हैं, वहां ऐसी गड़बड़ी हो सकती है, तो जो दूसरी परीक्षा है, जो स्टेट कराते हैं, उनमें क्या हाल होगा? उनमें क्या हाल होगा? उसके ऊपर से सोने पे सुहागा ये आ गया आईएएस अफसर मैडम का, इन्होंने कागज गलत लगाया है, 6 बार मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया, फिर भी मैम क्लियर कर गई हैं, फिर भी सारी चीजें हो गई हैं। कोई मतलब सर 44 करोड़ की प्रॉपर्टी, कई 100 एकड़ जमीन, केस है, और वो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में, कैसे?
ये सारी चीजें डाउट डाल देती हैं और फिर सर जो असली मेहनतकश व्यक्ति होता है वो डिमोरलाइज हो जाता है, वो कहता है यार होना उन्हीं का है, तो क्या करो। हर्षवर्धन जी। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, मैंने कोई भी राजनीतिक टिप्पणी या राजनीतिक किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया। पहले भी अगर ध्यान से सुना होता, क्योंकि संजय जी को लगता है वो मन में था कि नहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी है तो उनके ऊपर हमला कर देना है। संयोग से कोई भी ऐसी बात मैंने नहीं कही थी जो इनको बुरी लगती। अखिलेश यादव के ऊपर मैंने टिप्पणी की थी, ये टिप्पणी की थी कि विपक्ष के नेता होने के नाते उनको डिजिटल अटेंडेंस के साथ खड़े होना चाहिए। भाटी जी ने जवाब दिया कि भाई आईएएस नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, पहले उनकी लगाओ। अब मुझे लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है। अगर शिक्षकों की अटेंडेंस का मसला है तो उस पर बिना किसी संकोच के राजकुमार भाटी जी को और सारे विपक्षी नेताओं को कहना चाहिए बिल्कुल ये होना चाहिए। इसके बाद ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को भी सरकार को सुनना चाहिए। मैंने कहा वो सरकार को सुनना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि आईएएस ट्रेनी आईएएस अगर गड़बड़ हुई तो किसकी गड़बड़ है? महाराष्ट्र सरकार की। वो भी संजय जी को सुनाई नहीं दिया। उस वक्त भी लगता है कि उस वक्त कान उन्होंने अपना रुई वगैरह लगा दी थी, समय से निकालते हैं, समय से फिर लगा देते हैं। यही है जो मैं चिन्हित करना चाह रहा। मैंने इतनी देर की बातचीत में इस देश के भ्रष्ट सिस्टम, इस देश में जिस तरह से लोग काम चोरी करना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर छोटे नफा नुकसान के लिए, किसी भी गलत के साथ खड़े हो जाते हैं। अभी मुझे दिख जाए 1,50,000 लोगों की राजनीति करनी है, कितने भी गंदे से गंदे काम के साथ हम खड़े जाए। यही वो राजनीति है जिसने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। और अगर 10 नहीं, आप 40 सेकंड ले लीजिए। तो उस सवाल पर हम वहीं जाएंगे ना जहां से सवाल खड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार से ही सवाल खड़ा किया। वहां किसकी सरकार है? वहां क्या इनकी सरकार है? क्या किसी विपक्ष की सरकार है? वहां पे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार है। तो मुझे लगता है कि नेताओं के मन में ये जो दुराग्रह है, ये भी इस देश की बड़ी मुश्किल है और धीरे धीरे बीमारी बनती जा रही है। नहीं, हर्षवर्धन जी और भाटी जी, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं, अजय जी से भी पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं। भाटी जी चलिए पहले आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप स्टूडियो में नहीं, मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं, फिर सुनिए पहले। ये सिर्फ बात ये आईएएस अफसर की नहीं है, या बात सिर्फ नीट के एग्जाम की नहीं है, या बात सिर्फ टीचरों की नहीं है। कहीं से हाईवे निकलना होता है और ये यूपी एमपी वालों को सबसे पहले पता है। एक नेक्सस है, जैसे गैंग होते हैं ना, जैसे गैंग होते हैं वैसे ऐसा एक पूरा सिस्टम चलता है, गिरोह है। वो पहले पता लगाता है हाईवे कहां निकलना है। अभी ये सिंगरौली में हो रहा है। हाईवे जहां निकलना है हर्षवर्धन जी, भाटी जी, वहां रातों रात घर बना लिए, टिन की छत वाले घर बन जाते हैं, बाहर ताला लग जाता है, अंदर कोई रहता नहीं, क्योंकि खाली जमीन पे मुआवजा से 4 गुना या 5 गुना है अगर वहां छत है तो। और ये सब अफसरों की साठगांठ में होता है। और अफसरों को संरक्षण भाटी जी नेताओं का होता है, चाहे इधर वाले हो या उधर वाले हो। अभी तो बीजेपी की सरकार है ना मध्य प्रदेश में, इससे पहले भी बीजेपी की थी। तो फिर शहजाद जुड़ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं भाई स्काइप पे जोड़ने की कोशिश कर लो कम से कम, अगर यूनिट में प्रॉब्लम आ गई तो। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये एक मेरे को एक सोच से दिक्कत है, और ये सोच इमरजेंसी जितनी ही घातक है देश के लिए। नहीं, मैं आपकी चिंता से सहमत हूँ। और ये सिंगरौली नहीं, ये नोएडा एयरपोर्ट बन रहा हमारे पड़ोस में, वहाँ भी यही खेल हुआ है। हाँ, जो गांव ये जब आगरा एक्सप्रेस वे बना था ना, तब भी हुआ था। ये आपको याद है कि नहीं है? तो जब ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे बना था तब भी यही हुआ था। नोएडा एयरपोर्ट में बड़े पैमाने पर ये खेल हुआ है। भूमाफियाओं ने जमीनें खरीद के, लोकल किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है, जेन्युइन किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है। भूमाफियाओं ने जमीन खरीद के 10-10 बीघा जमीन पर लेंटर डाल दिए हैं और उनके 6 गुना 7 गुना पैसा उठाएंगे। लेकिन अभी जो हर्षवर्धन जी ने कहा, मैं हर्षवर्धन जी से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूँ। आपने कहा कि पहले डिजिटल अटेंडेंस शुरू कर देनी चाहिए, बाद में उनकी समस्याओं पे ध्यान दें। बस इसमें थोड़ा इतना सुधार कर लीजिए कि पहले समस्याओं का समाधान करें, पहले समस्याओं पर ध्यान दें। टीचर इतना संजय जी को उपेक्षित प्राणी मत बनाओ टीचर को कि उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान ही ना दिया जाए, उनकी भावनाओं की कोई सम्मान ही ना दिया जाए। पहले आप उनकी समस्याओं को हल कराइए और फिर डिजिटल अटेंडेंस शुरू कीजिए, हम भी समर्थन करेंगे। भाटी जी, आप फिर राजनीतिक बात कर रहे हैं। मैं नेता नहीं हूं आपकी तरह, मैं राजनीतिक खेल नहीं करता। आप हमसे भी बड़े नेता हैं। क्या बात है जी, आप हमसे भी बड़े नेता हैं। सही बात है क्या? लेकिन आपको पता ही नहीं था मुझे इतनी बढ़िया तो बीजेपी के प्रवक्ता नहीं रख पाते बात, जितने आप शानदार तरीके से रखते हैं। अटेंडेंस में क्या दिक्कत है? अब आपको कुछ सूझ नहीं रहा है तो आपको प्रवक्ता सूझ रहा है क्या? भाटी जी, आपसे ही उम्मीद नहीं। हर्षवर्धन जी, आप इसमें शर्माते क्यों हैं? जब आप खुद का बीजेपी के लिए फील्डिंग करते हैं तो आप इसे छिपाते क्यों हैं?
आप खुल के कहिए, छाती पे हाथ मार के मैं बीजेपी का समर्थक हूं, मैं बीजेपी की वकालत करता हूं। लॉजिक में थकने लगते हैं तो आपको यही सब सूझता है भाटी जी। जब आपको कुछ नहीं सूझता है तो यही अंतिम। नहीं, अब आप पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये नहीं, कुछ हासिल नहीं होता है। आप एक गंभीर प्रवक्ता है। आप मैं गंभीरता पूर्वक ही कह रहा हूं जो आपने बात कही। मत व्यवहार कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, आप तथ्य पर बात कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन आपको अगर यही सूझेगा कि ना ये तो प्रवक्ता हो गए या ये हो गए, तो वो करके आप, मुझको नहीं लगता है कि अपने लोगों के बीच में कोई साख बना पाए। नहीं, बात ठीक है ना, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन आप मुझे बताइए, मैं आपसे कह रहा हूं अजय वर्मा जी, संजय मिश्रा जी, अभी आप लोग चुप क्यों हैं जो अभी महाराष्ट्र में हो रहा? आप बताइए, महाराष्ट्र में आपके नेता कहां चले गए सारे? अजय जी, अभी आप मुस्कुरा रहे हैं। ऐश्वर्या जी, आपके नेता कहां गए एमएलसी के चुनाव में? कि भाजपा के लोग जोड़ नहीं पा रहे, तो उसके लिए आप बैठे हुए हैं और भाजपा के मुखौटे चेहरे सेल कंपनी बैठी हुई है। तो भाई जब वो बैठे हुए हैं दो लोग, तो हम लोग तो वैसे ही हैं, तो आपने टाइम पास करने के लिए बैठा रखा। टाइम पास? अब मैं आपका दूसरी टाइम चीज पास आपको बताऊं। हाँ, आपने जो है, अरे अजय जी ऐसी बात मत किया करो, हाँ, बोलो। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र में अभी कुछ हुआ है, आपको मालूम है कि सारी जानकारी दोबारा दूं? मालूम है आपको तो बताओ। अब मेरी बात का ये क्या हो गया? देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के एमएलए एमएलसी कहां गए सारे? क्यों गए? अब इसके लिए भी बीजेपी है कि हर्षवर्धन जी पर्सनली जिम्मेदार हैं? आप कह दोगे कि हर्षवर्धन जी ने बात की थी महाराष्ट्र में? प्रधानमंत्री एक आदर्श होते हैं, और अभी जब रशिया गए थे तो उन्होंने अपने ही पार्टी के, मैं बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की, बात कर रहे हैं रूस की। 5 साल। अरे महाराष्ट्र के बारे में भी बोल लो। अरे सुन तो लो। नहीं, क्यों सुन लूं? मैं नहीं सुन रहा पहले मैं नहीं सुनने का, भारत हताशा, मैं नहीं सुनने का। मुझे ये बताओ महाराष्ट्र में क्या हुआ? नहीं बोलने का। भारत हताशा। नहीं, क्यों नहीं बोलते हो आप? नहीं, महाराष्ट्र में क्यों नहीं बोलते हो? देश के प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में क्यों नहीं बोलते? या हर्षवर्धन जी ने महाराष्ट्र में क्यों नहीं बोलते? कलम के सिपाही अगर सो गए तो सियासत के ये ताज पतन बेच देंगे कि भारत को बदनाम करके रशिया में आए हैं, कि भारत हताशा और निराशा में था। उन्होंने अटल जी की भी बेइज्जती करी है। तो मोदी जी को देश से माफी मांगनी पड़ेगी कि भारत कहां हताशा और निराशा में था 2014 से पहले, और 2014 के बाद जब वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए तो ऐसी क्या भारत में खोज करी जिससे भारत उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। ये तो नया आया मार्केट में, ये वाला नया मार्केट। बताओ, ये वाला नया आया मार्केट में, वास्को डिगामा। अच्छा ठीक है संजय जी, अरे रिलैक्स संजय जी। लेकिन ना अजय जी, वो नहीं बोला आपने महाराष्ट्र में क्या हो गया? वो एक है ना, वो तो समय बदल दिया, मौसम बदल दिया, माहौल बदल दिया, वो हो गया आपके साथ महाराष्ट्र में। ऑपरेशन लोटस, ये सारे ऑपरेशन लोटस कांग्रेस के साथ ईद क्यों होते हैं? ये आपके नेता कैसे हैं? ये आपके नेता नहीं, अभी आप जब मतलब इल्जाम लगाओगे बीजेपी पर, तो आपके नेता इतने बिकाऊ कैसे हैं यार? बिकाऊ नहीं, समझाओ जरा। लोटस, ऑपरेशन ईडी, ऑपरेशन सीबीआई, अच्छा, ऑपरेशन आईटी और ऑपरेशन इलेक्शन कमीशन, ये सारे ऑपरेशन जो अघोषित सहयोग के रूप में काम करते हैं भाजपा के लिए, ये पूरा देश कह रहा है। भाई शहजाद जी का क्या हुआ? भाई शहजाद जी एंड में तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहा। हाँ ओके, संजय मिश्रा जी, संजय जी बोलिए। अब ये बोलेंगे अपनी मर्जी से। संजय जी बोल भी लो। कहना चाह रहा हूं, हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैं बोल रहा, आवाज आ रही है क्या आपको? बाबुलन टाइम लगता है आवाज पहुंचने में, देखो उतने। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे बड़े भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने कहा कि संजय जी अपने हिसाब से रुई लगा लेते हैं कान में। मैं अपने हिसाब से कान में रुई नहीं लगाता। सरकार अपने हिसाब से, अपने समय के हिसाब से आंख खोलती और बंद करती है, कान में रुई लगाती है और निकालती है। और मैं तारीफ करता, भाटी जी के साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन खड़ा होना पड़ता है। जब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को उन्होंने कहा आपको कि बीजेपी का पक्ष रखते हैं, तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं होता हूं इस पे। लेकिन तब यदि आप आयुष्मान घोटाले की बात कर रहे होते, आप द्वारिका एक्सप्रेसवे पे सवाल उठा रहे होते, आप अडानी और अंबानी से सवाल पूछ रहे होते, आप व्यापम घोटाले पे सरकार को घेर रहे होते, आप महिला सुरक्षा पे उत्तर प्रदेश में हुए घटनाओं पे आप बात कर रहे होते, आप बेरोजगारी पे बात पूछ रहे होते, आप महंगाई पे सवाल पूछ रहे होते। लेकिन अक्सर जब आप खड़ा होते हैं, यदि मैं किसी के दल खड़ा हो जाऊं, जैसे अजय जी हैं, अब इनके विधायक यदि महाराष्ट्र में बिक गए तो मैं इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिक गए। और ये तो मैं भी कह रहा हूं कि कांग्रेस के लोग ही क्यों बिक रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं बिक रहे हैं? ये तो सवाल है अपने आप में। ये तो सोचना चाहिए कांग्रेस नेतृत्व को, ये अपने आप में एक सवाल है ऐश्वर्या जी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खरीदने का प्रयास तो सबको किया और सबको करती है। जो बिकाऊ हैं वो बिक जाते हैं, जो आत्मसम्मान के साथ खड़े हैं
जो सिद्धांत के साथ खड़े हैं वो नहीं बिक पाते, वहाँ विफल हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देश का सबसे बड़ा सवाल क्या है? फिर वही सवाल है जिस नीति पे हम बात कर रहे हैं, जिस नियति पे बात कर रहे हैं। मोदी जी की सरकार में शिक्षा की बात करेंगे हम, मोदी जी की सरकार में न्याय प्रणाली की बात करेंगे हम, ये तो अन्याय होगा साहब। एक बार प्रधानमंत्री जी जिस आरोप लगाते हैं उसे उप मुख्यमंत्री बना देते हैं, और जो मुख्यमंत्री बना हुआ है वो इनकी बात नहीं मानता तो जेल में चला जाता है। आप किस न्याय प्रणाली की बात करते हैं? तो यहाँ पे एक शेर मुझे याद आ रहा, भाटी जी के साथ मैं थोड़ा मिला दूं शेर को। मिलाओ। यहाँ तो पहले से फैसला लिखा पड़ा है खिलाफ, यहाँ तो पहले ही फैसला लिखा पड़ा है खिलाफ। आप क्या खाक सफाई दोगे अदालत में? तो कहने का मतलब कि मोदी जी का जो सरकार इनका जो कोर्ट है, याद तो कम से कम सही से किया करो, मजा नहीं आता। जो मन देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जनता मतलब नहीं, सुनो महिलाओं से मतलब नहीं, बेरोजगारों से मतलब नहीं। आप सारे लोग मेरे से ज्यादा डिबेट आप लोग करते हो अलग अलग चैनल। टीवी एक्सपोज नहीं करता, ओवर एक्सपोज करता है। अगर आप शेर पढ़ के बोलो, इसलिए मैं कई बार पढ़ता नहीं हूं, क्योंकि जब तक आपको याद ना हो और उसकी डायलॉग डिलीवरी सॉलिड ना हो ना। हर्षवर्धन जी वो ऐसा लगता है बिल्कुल मतलब कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। तो जैसे मतलब हर्षवर्धन जी बोलते हैं, भाटी जी बोलते हैं, वो उनका कौन है हमारे, वो जिनका फेवरेट है आपके, क्या कभी नहीं मोदी जी की तरह वो दीक्षित धनकौरी जी का आप वो बोलते, वो याद रहता है इनको दिमाग में। अभी आप पढ़ पढ़ के बोल रहे हो, वो आता नहीं, मजा नहीं आता। आई एम सॉरी, आया नहीं, मजा नहीं आया, फेक टाइप लगता है, वो नहीं अच्छा लगता। अब मैं एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। दैट वाज ऑन अ लाइटर, सुना दूं भाई है? नहीं वो अभी हो नहीं पाएगा, रिलैक्स करो। हर्षवर्धन जी देखिए, ये एक सीरियस इशू है। वो कह रहे हैं भैया, एक इमरजेंसी पे वो बोलते हैं कि अभी अघोषित इमरजेंसी है। वो कह रहे हैं अगर आपको करप्शन पे करना है तो करो, पर जैसे बीजेपी करप्शन करती है, करप्शन के ऊपर अटैक करती है, तो ये कहते हैं कि आप जानबूझ के ऑपरेशन ईडी, ऑपरेशन आईटी, ऑपरेशन सीबीआई कर रहे हो। तो करें क्या? करप्शन के ऊपर काम करो तो कहते हैं आपका ये ऑपरेशन लोटस है, ना करो तो कहते हो कि आप कुछ कर नहीं रहे हो। तो चिट भी मेरी पट भी मेरी, तो सरकार करे क्या? देखिए शेर तो भाटी जी बढ़िया सुनाते हैं, हमको भी उस तरह से नहीं आता है। भाटी जी का अंदाज भी बढ़िया रहता है, उनको याद भी रहता है, वैसे पत्रकार कवि सब रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह मुझे एक दिख गया था, तो मैंने कहीं और भी बोला था, यहाँ भी बोल दिया। हाँ बस सही है, बोलिए। कब तलक तेरे इश्क को रो, कब तलक तेरे इश्क को रो, मेरे घर के भी 100 मसले। तो राजनीतिक दलों में यही सबसे बड़ा मसला है। अब देखिए, जहां चुनाव आएगा वहां के हिसाब से चीजें होंगी। केजरीवाल और कांग्रेस को 2025 का दिल्ली का चुनाव लड़ना, अब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं, उनकी लड़ाई अलग हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक तौर पर जब इस तरह से ये लोग कर सकते हैं, तो क्या भ्रष्टाचार के मसले पर, क्या इस तरह का कोई जो ट्रेनी IAS ऑफिसर का मसला आया है, क्या शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस मसला जैसे आया है, किसी विभाग में भ्रष्टाचार का मसला है, उस पर ये नहीं हो सकता। यहां मुश्किल आकर खड़ी होती है। नीट जैसे एग्जाम में हम सब लोग, और उस वक्त पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि भाटी जी और संजय जी किसी डिबेट में मेरे साथ थे कि नहीं, मैंने जिस तरह का बोला है और जो कुछ बोला है उसको आप उठा के देख लीजिए। हमारी टाइमलाइन पे भी पड़ा होगा, सोशल मीडिया, आज का युग तो बड़ा अच्छा है, टीवी पे आप बोलते हैं वो रिकॉर्ड हो जाता है। अब आप कहेंगे कि नहीं मैं अलग से कुछ बोलूं, आपके कहने पर बोलूं, तो समस्या है, मुद्दे गंभीर हैं। आ रहा हूं सबके जब आप तुलना करते हैं, और ऐश्वर्य जी आखिरी लाइन जी बोलिए ना। अभी सबने कहा कि भाजपा ने सारे भ्रष्टाचारियों को अपने यहां ले लिया है। सोचिए, ये कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी इनके यहां थे, तब तक नहीं बोलना था, अब सब भ्रष्टाचारियों को भाजपा ने ले लिया। लेकिन हर्षवर्धन जी देखिए, वो तो कोई नहीं भूल सकता ना, अशोक चव्हाण, अजीत पवार वाला एपिसोड, कम से कम बीजेपी ने कहा था कि हम अलग हैं। देखिए उस पे आपने भी बीजेपी की आलोचना की थी कि भैया बीजेपी को सोचना पड़ेगा, एक सीट जीतने के लिए आप अशोक चव्हाण को ले आएंगे, उनके ऊपर कौन सा एलिगेशन था, हालांकि वो छूट गए, लेकिन क्या एलिगेशन बीजेपी ने लगाया था? स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी, बीजेपी के सर्वोच्च नेताओं ने। तो बीजेपी को अगर अलग दिखना है तो फिर काम भी वैसे करना पड़ेगा ना, जैसे हम आम आदमी पार्टी के लिए बोलते हैं कि देने आए थे फ्री पानी, दे दिया फ्री दारू। तो सर दैट इज एट लार्ज है ना। लेकिन अजय वर्मा जी, आपके यहां जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो तो कमाल है, आप सारा का सारा ठीकरा ईडी सीबीआई आईटी पे छोड़ देते हैं, अपने नेताओं का आपका कोई वो नहीं है, थाली के बैगन टाइप सिचुएशन है। नहीं बिल्कुल नहीं है ऐश्वर्या जी, मैं एक शेर के माध्यम से, चलिए आप भी शेयर करिए, फिर निपटाइए। हाँ, कि सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है।
और ये वाला शेर जैसा है- 4-5 तरीके से बोला गया है, मैं बता रहा हूँ। आज फ्राइडे है, लेकिन नहीं, सैटरडे बिल्कुल वाली ये वाइब हो पहला रही है। शेर। दूसरा लेकिन मैं सुन आपको बात लीजिए। बता रहा हूँ, ये वाला शेर वो था कि मतलब धूल थी चेहरे पे, शीशा नहीं, साफ वो अलग करते है, वो अलग रहे, है, वो उसी अलग को है। आप लोगों ने वो अपने अलग अपने है, हिसाब से दूसरा चेंज दूसरा कर दूसरा लिया। दूसरा लेकिन बात समझिए आप मेरी। नहीं हो गया, मैं आपकी भावनाएं समझ गया, लेकिन भाटी जी एंडिंग विद यू। फाइनल कर लीजिए। एंड शहजाद अभी भी नहीं जोड़ पा रहा है, मैं माफी चाहता हूं अपने दर्शकों से, हमारी टेक्निकल टीम में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं कह रहा हूं भाटी जी, देखिए वो लोग, उन लोगों की क्या गलती है जो 9 से 5 काम करते हैं? उन लोगों की क्या गलती है जो सही टाइम पे क्लॉक इन करते हैं और सही टाइम पे क्लॉक आउट करते हैं, यानी अटेंडेंस मार्क करते हैं सही टाइम पे और सही टाइम पे जाते हैं? उन लोगों की क्या गलती है जो शिद्दत से छुट्टी अप्लाई करके छुट्टी लेते हैं? उन लोगों की क्या गलती है जो अपने घर में रह रहे हैं और जहां हाईवे बनने वाला है वहां पे स्कैम नहीं कर रहे, वहां पे सिर्फ टिन की छत नहीं डाल देते? उन लोगों की क्या गलती है जो सरकारी नौकरी पूरे दीन ईमान से करते हैं, उसमें कोई घोटाला नहीं करते? क्योंकि ये सारी चीजें जब देखो तो वो लगता है कि भैया वही लोग ठीक है जो गलत करे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो लोग देश का नुकसान कर रहे हैं, अपना तो कर ही रहे हैं, लेकिन देश का नुकसान भी कर रहे हैं। और ये आप सारे राजनेताओं को समझना पड़ेगा, पक्ष विपक्ष सबको समझना पड़ेगा भाटी जी, कि देश के लिए क्या जरूरी है। नहीं, मैं एंडिंग कमेंट में आपका आज जो है आपकी प्रशंसा करना चाहूँगा और आपका मेरी इस तो बात कर लो, के लिए लेकिन वो तो करो। धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत जेन्युइन मसले उठाए हैं और इन मसलों पे ही मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करनी चाहिए। और मैं सारी बातों से सहमत हूँ हाँ। कि, और ये भी मैं कह दूं कि अब जो है ऐश्वर्या कपूर लगातार निखरते जा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरी निखरता की बात छोड़ो, ये तो लाइट का कमाल है, मैं नहीं निखर रहा। लेकिन मेरी बात समझो, ये तो नया आपके स्टूडियो तेवर नहीं में निखार आ रहा है। लेकिन बात समझो, आपका आप जो पत्रकारी तेवर है, ये आप लोगों को समझना है। निखार आ आपने रहा मेरी बात नहीं समझी। उत्तर प्रदेश में आपकी भी सरकार थी, हाईवे अखिलेश यादव आज तक बोलते हैं, हर्षवर्धन जी ये वाला हाईवे मैंने बनाया। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, आज तक का सबसे लंबा इंटरव्यू। जो लखनऊ बनाया में कोई ऐसी दुकान नहीं थी, कोई ऐसी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कोई ऐसी सड़क नहीं थी जहां उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं बनाई। तो क्या वहां पे ये सब नहीं हुआ? देखिए, सत्ता में हो चाहे पक्ष में हो, वही है ना, वो लोग, वो कोटरी वही हो जाती है भाटी जी। वो कोटरी आप जानते हैं, आप भी पत्रकार रहे हैं, कोटरी वही है, कोटरी वही है, वही लोग वहां चलते हैं, वही लोग। अब देखिए, ये बात कहावत थी नहीं थी, यूपी नोएडा गुड़गांव गाजियाबाद में थी नहीं, जिसकी सरकार आती है उसकी बड़ी गाड़ी पे झंडा बदल जाता है, कभी साइकिल लग जाती है, कभी हाथी आ जाता है, कभी हाथ आ जाता है, हाथ तो आता ही नहीं बहुत सालों से, कभी कमल आ जाता है। ये वही कोटरी है सर, जो समय आते ही अपना झंडा बदल लेती है। इसलिए उन लोगों को बिल्कुल भी हताश होने की जरूरत नहीं है जो अपना काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी से कर रहे हैं, बिकॉज आप देश के लिए काम कर रहे हैं, आप भारत के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक किसी ने बहुत साल पहले एक मेरे को फोटो भेजी थी कि एक कमरे में ममता